So hello everyone, a very good evening to all. Welcome to Physics Academy. फटाफट से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और हमें हमारे रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिए। जो आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है, कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है। और फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम पे भी मैं आपको दे दूंगा, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप वो मुझे पिन करके वो आप बता सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस हम कर देंगे वहां पे। और अभी कुछ क्वेश्चंस जो मैं कल बता रहा था वो अभी हम करेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चंस। और इससे पहले जाके देख लीजिए यार, जो नॉन सब्सक्राइबर्स है वो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और फिजिक्स अकेडमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमें जो है, आप सब्सक्राइब कर देंगे, हमें सपोर्ट मिलेगा, हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आएंगे, ठीक है। जो लेक्चर नंबर 6 ये हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है। ज्यादातर कंसेप्ट हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, अब इसमें कुछ ऐसा खास पढ़ने जैसा है नहीं, बस हो गया है जो हो गया है, ठीक है। सब कुछ हो चुका है। और क्वेश्चंस अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर से अगर आ रहे हैं तो इसी में से आएंगे। कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको कराने की जो कल बात कर रहा था, लाइमन सीरीज और बामल सीरीज में से कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आ जाते हैं, मैं आपको करा देता हूँ अभी वो क्वेश्चंस, ठीक है। फिर हम जो है कुछ क्वेश्चंस, अगर आप मुझे काफी कुछ क्वेश्चंस है टेलीग्राम पे मैं आपको पोस्ट करता रहूंगा। रेडी प्रॉपर्टीज के भी क्वेश्चंस मैंने पोस्ट किए हुए हैं, तो उसको भी जरा आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चंस रेडी हो चुके हैं, मैं आपको वो भी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी समझ में नहीं आ रहा, अगर ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे तो एक वीडियो लेक्चर बना के आपको सारा सॉल्यूशन दे दूंगा। वरना फिर अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन होगा, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं, ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो वहां जो है क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। चलिए तो जरा देखते हैं आज कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में लाइमन अरे वो स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पढ़ा था कि स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए कुछ एक फॉर्मूला था, ठीक है। वो मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। ये कौन से, अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट, और वो भी ग्राउंड स्टेट कौन सा, फर्स्ट ऑर्बिट, अगर इसमें रहा हो तभी उसमें से आने वाली स्पेक्ट्रल लाइंस, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस को हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सिक्स्थ ऑर्बिट से अगर वो रिटर्न हो रहा है, ठीक है, अपने ग्राउंड स्टेट में, अभी ग्राउंड स्टेट तो फिक्स है, फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है। तो इसमें जरा देखिए, सेम फॉर्मूला लगेगा, 6 इंटू सिक्स माइनस वन, 6 इंटू फाइव डिवाइड बाई टू, 15 आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 15 आएगी, ठीक है। तो अगर इसको ना हम चाहे ना तो और बेस्ट मेथड से भी कर सकते हैं, और इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाली मेथड जो होने वाली है बहुत बढ़िया मेथड होगी, और कुछ क्वेश्चंस इसमें से आ भी सकते हैं, तो इस मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिए यहाँ पे, अगर सिक्स्थ ऑर्बिट से पूछा है ना, देखिए यार, 6 से 1 में हो रहा है, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताइए इसकी, 6 से 5 में होगा, 4 में होगा, 3 में होगा, 2 में, 1 में, 5 से 4, 3, 2, 1, 4 से 3, 2, 1, 3 से 2 और 1, और 2 से 1, इतने ट्रांजिशन जो होंगे वो पॉसिबल होंगे। काउंट करें, 15 ही आंसर आएगा। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं इनको, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। और ये तो हमें पता ही है कि कहीं भी लगेगा, ठीक है। ये एक हमने फाइंड करने की एक मेथड है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई फर्स्ट शेल में आपसे क्वेश्चन में ऐसा अगर पूछ ले, एक क्वेश्चन है मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले कि भाई विजिबल लाइंस बताए, विजिबल लाइंस जब फिफ्थ ऑर्बिट में, ऑर्बिट से वो रिटर्न कर रहा है, कौन से फिफ्थ ऑर्बिट से वो रिटर्न कर रहा है, बतानी कौन सी विजिबल लाइंस बतानी है, ठीक है। तो विजिबल लाइंस आपको पता है, बामर ने बताई थी कि जब वो कोई भी ऊपरी शेल से जब वो सेकंड में आता है तब वो एमिट करने वाला रेडिएशन क्या होता है, विजिबल रेडिएशन होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जब एनर्जी उस पर डलेगी कोई भी एटम पे, तो नंबर ऑफ एनर्जीज के उसके फोटॉन्स होंगे, वो एक्सेप्ट करके अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, वहां से रिटर्न होगा, ठीक है। तो जब वो रिटर्न होगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज को वो ना अपने अंदर से बाहर निकालेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगर हमें पूछ ले कि
फिफ्थ ऑर्बिट से वो रिटर्न कर रहा है, लेकिन उसमें विजिबल लाइंस की स्पेक्ट्रल लाइंस कितने आ रही है, विजिबल स्पेक्ट्रल लाइंस कितने आ रही है, तो जरा देखे ना यार। एक तो होगी फिफ्थ से सेकंड में आएगी, एक फोर्थ से सेकंड में आएगी और थर्ड से सेकंड में आएगी, बस हो गया, तीन तीन स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी भाई। सिंपल सी बात है। अगर अगर आपको पूछ ले कि भाई अगर सिक्स्थ शेल से, बताइए सिक्स्थ ऑर्बिट से अगर वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, इसमें आने वाली लाइमन सीरीज के बारे में बताइए, लाइमन सीरीज के बारे में बताइए, ठीक है, कितने होंगे, सिक्स से एक, पांच से एक, चार से एक, तीन से एक, दो से एक, कितनी हो गई, पांच हो गई, बस हो गया। तो ये कहीं भी लगेगा, ठीक है। और मैक्सिमम पूछ ले तो सारी की सारी सीरीज का लिख देना है, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख दे, इसमें भी सारी की सारी सीरीज आ ही जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ जाएगी, आ गई होगी। तो बस इसमें से क्वेश्चन आता है मैंने आपको बता दिया। स्पेक्ट्रल लाइंस को लग के अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। एक क्वेश्चन और करो, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। हीलियम प्लस आयन गिवन है और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 2.188 into 10 to the power 6। पूछा है पोटेंशियल एनर्जी बताओ। इजी है, आसान है, वेलोसिटी गिवन है। अच्छा, हमें एनर्जी अगर पता लग जाए, टोटल एनर्जी हमें पता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो माइनस, तो यहाँ पे आप देखिए जेड पता है क्योंकि हीलियम प्लस आयन गिवन है, ठीक है, और एन जो है ना वो नहीं पता, वो नहीं पता कि कौन से शेल में घूम रहा है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, तो किस शेल में कितनी वेलोसिटी होगी वो तो हमें पता लग सकता है आराम से। 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6, ये गिवन है वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला है ना हमारे पास z बाई एन, तो v नॉट पे क्या होता है 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 होता है, और z बाई एन। अब z तो पता है, z आएगा 2, n देख ले n भी आ जाएगा, आंसर इसका ढूंढो 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। बस यहाँ पे पुट कर दो z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये भी 2 स्क्वायर, ये भी 2 स्क्वायर कट जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होती है, तो 2 इंटू -13.6 इज इक्वल्स टू -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया हमारा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान था, लेकिन हमको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, और क्वेश्चन था बहुत बढ़िया ऐसे भी। अगला क्वेश्चन की ओर अगले क्वेश्चन की ओर जरा देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। अब हमें पता है कि हम हर बार जो देखते हैं ना मास ऑफ, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं, ठीक है, लेकिन और उसके बारे में फिर रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी सब पता करते हैं, लेकिन हम इसका जो डेरिवेशन जो है पूरा, ठीक है, डेरिवेशन जो होता है, मैंने आपको बताया था कि डेरिवेशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स, और मतलब वो डेरिवेशन एक अलग चीज है, उसको भी करके हम उसका फॉर्मूला निकाला जा सकता है, ठीक है। और डेरिवेशन जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू जो उसका कोलम्बिक फोर्स लगता है उसको इक्वेट करके आराम से पता लगाया जा सकता है, और वो उसी ऑर्बिट में घूमेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को इक्वेट करके ना उसका रेडियस, वेलोसिटी जो चाहे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पूछ ले कि भाई इस बार हम मास को छेड़छाड़ करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर डबल करते हैं, तो अब बताए कि उसका रेडियस में क्या फर्क पड़ेगा। अब हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये आया कुछ वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से मिला हमें, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए mvr इक्वल्स टू nh/2 आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना लेते हैं, वरना फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे
क्या हो गया, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये सारा स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमें कुछ रेडियस इस तरह से मिलेगा। देखिए सॉल्व कर ही लेते हैं, इसमें क्या था। काफी अटपटा है। रेडियस कुछ हमें ऐसे मिलेगा, एन स्क्वायर अपॉन के जो है, के है ना, 4 पाई स्क्वायर इंटू के जेड ई स्क्वायर, और एम और आर और एम भी है ना, हाँ, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, हमें जो फॉर्मूला जो हमें पता था वो क्या था, 52.9 इंटू ए स्क्वायर, कुछ हम इसको आर नॉट बोलते थे ना, आर नॉट बोलते थे। क्योंकि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन के बारे में अगर हम देखते हैं कि अगर हम उसका जेड और एन दोनों को वन पुट करते हैं ना, कुछ हाइड्रोजन के बारे में अगर देखते हैं ना, फर्स्ट शेल में अगर वो घूम रहा है तो उसका कुछ वैल्यू हम निकालते हैं और उसको आर नॉट बोल देते हैं, और फिर उसका कुछ ऐसा ही है ना, आर आर नॉट ही बोलते हैं ना, या फिर कुछ इस तरह से हम करते हैं, आर इज इक्वल्स टू ए नॉट बोलते हैं, सॉरी, हाँ, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, इस तरह से हम कुछ उसको लिखते हैं। ठीक है, तो एन स्क्वायर, फिर इसको कुछ जेड, और ये जो ए नोट का वैल्यू है ना, ये सब का वैल्यू निकाल के ए नोट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन अब हमें क्या है, यहाँ पे हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया था, इस बार हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल कर दिया है। तो यहाँ पे जरा देखिए, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा है। अगर मास को डबल किया तो रेडियस क्या हो जाएगा, आधा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको पूछ ले ऐसी कोई बात कि अगर मास को डबल करेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो a/2 हो जाएगा, जो कि उसका रेडियस है डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और है, ये भी जरा कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन क्या है भैया, देखो, लिथियम प्लस 2 आयन और उसके ग्राउंड स्टेट में गया, यानी n इक्वल्स टू 1 आएगा, z इक्वल्स टू 3 आएगा। और ऑप्शंस लेकिन यहाँ पे जो दिए है ना, कुछ इस तरह से होंगे। जरा सॉल्व कीजिए, आंसर ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर इस फॉर्म में पूछिए तो इस फॉर्म में हम आंसर देंगे। हमें तो पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस इसका इसका होता है कि जेड ई स्क्वायर होता है ना, ठीक है, जेड जेड ई स्क्वायर अपॉन बाई एप्सिलॉन 0 आर, ये 4 पाई एप्सिलॉन के बोल दो, यानी इसको ए जेड ई स्क्वायर लिखते हैं ना यार हम। ठीक है, माइनस के जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, बस क्या है कि 3 है जेड की वैल्यू, बस हो गया, सिंपल सी बात, आसानी से हो गया। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी कोई बात तो है नहीं, आसानी से हो जाएगा। अब जरा अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, नहीं ये तो हम बिल्कुल सेम। अब एक क्वेश्चन क्या ना उस तरह का क्वेश्चन है एक, जरा इसको देखें। देखे यार, इस बार बेरिलियम प्लस 3 आयन गिवन है,
ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है हमसे। अब जरा बता दीजिए कि क्या होगा। बेरिलियम +3 आयन है, ठीक है। फॉर्मूला वही लगाए, -13.6 इंटू Z² बाई N²। Z कितना है, Z कितना होगा यार? ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ इसमें लोचा है, गड़बड़ी है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे हम इसको n दे देते हैं, कुछ खास क्वेश्चन है नहीं यार, बस इसमें क्वेश्चन कंप्लीटली नहीं लिखा है। इसको सोच लो यार, n=4 दे देते हैं तो z क्या आता है, वो भी 4² है, n=4² है, चलिए चाहिए। बहुत हल्का सा क्वेश्चन है यार, छोड़ो इसको, कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात, ये तो आपको पता ही होगा ना, मैंने ये आपको बताया था। वेलोसिटी जो होती है ना, हमने एक उसमें क्वेश्चन देखा था, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि वो जो काइनेटिक एनर्जी उसकी होती है वो इक्वल्स टू Q/V होती है, ठीक है, इसको मत भूलना। ½ mv² इक्वल्स टू चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है, यानी यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ पोटेंशियल है, ठीक है, ये चीज पे ध्यान रखना। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं भाई। लैम्बडा गिवन है 662.6 नैनोमीटर, एनर्जी गिवन है 3 × 10⁻⁻14 जूल, ठीक है, जूल। अब पूछा है कि बताए भाई n इक्वल्स टू क्या है। अब यहाँ पे अगर लैम्बडा गिवन है तो आपको पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा, वो होगा E इक्वल्स टू, इसका जो फॉर्मूला लगने वाला है, देखिए जरा सोचिए, आप ही सोचिए कि यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है, ठीक है, इसकी, और एनर्जी के बारे में, एनर्जी भी गिवन है, और पूछा है कि इतनी वेवलेंथ से, इतनी एनर्जी से वो कौन से शेल में वो घूम रहा होगा, ठीक है, इतनी सी बात उसने बताई है। E इक्वल्स टू n इंटू लैम्बडा इक्वल्स टू Nhµ, फॉर्मूला है ना, बहुत ही बढ़िया से निकल जाएगा, क्योंकि हम हर बार अगर उसका n1 लेके काउंट करते हैं ना, इसलिए हम h/λ लिखते हैं। बाकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Nhµ, ठीक है, जिस भी शेल में वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, और इस तरह से उसका कुछ फॉर्मूला होता है, तो Nhc/λ इस तरह से, क्योंकि म्यू का फॉर्मूला होता है c/λ, ठीक है, और वेवलेंथ और सब कुछ गिवन है, सब कुछ पुट कर दो फटाफट से, इजीली आंसर मिल जाएगा। ऐसे कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर रिवीजन क्या होगा, तो ये सारे फॉर्मूलाज जो है आपको दिमाग में रहे होंगे। अगर रिवीजन नहीं किया तो आप खुद देख ले कि कितना आपको डिफिकल्ट हो रहा है अगर रिवीजन नहीं करते तो, ठीक है। अब जरा देखिए, यहाँ पे सोचिए, सिंपल सा फॉर्मूला था, E इक्वल्स टू Nhµ, हमें पता है, बस वो लगाना था और बताना था कि n का क्या वैल्यू आता है। कोई और खास क्वेश्चन है तो नहीं यार? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। बामर सीरीज की तरफ से स्पेक्ट्रम में, अगर देखो यहाँ से ना इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, देखिए जरा, जो आपको ऐसा अगर पूछ ले कि लैम्बडा मैक्स बताइए,
देखिए आखिरी टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है, बाकी तो सब आप बस आप रिवीजन करते जाए, क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, कुछ आखिरी 3 या 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आखिरी वो करेंगे, आखिरी टाइप के क्वेश्चन है, बस इतने से ही आंसर आप इतने में से ही आपका जो है वो क्वेश्चंस आएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो आखिरी टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर लेक्चर को ओवर करते हैं, अगले लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। जरा देखिए, आज आपको पूछ ले कि लैम्बडा मैक्स क्या है, लैम्बडा मैक्स क्या होने वाला है। इसके लिए मान ले कि आपको पूछ ले बाउमर सीरीज के लिए, तो आप जरा सोचे ना, बाउमर सीरीज ने क्या बताया था कि भाई कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड शेल में आता है, दैट शोज बाउमर सीरीज, ठीक है। अगर हर हमें जो है एक चीज पता है कि शेल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, ठीक है, शेल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होने वाले हैं, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि 4 से 2 में आएगा या 7 से 2 में आएगा, वो 8 से 2 में भी आ सकता है, 9 से 2 में भी, यानी हम अगर उसको मान लें कि कंप्लीटली वो इलेक्ट्रॉन पूरे एटम के बाहर है और बाहर से आ रहा है, तो इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट शेल से वो अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हम ऑलवेज अगर लैम्बडा मैक्स पूछा जाए तो इनफाइनाइट शेल से अगर वो आ रहा है, ठीक है, तो सर ये होगा लैम्बडा मिनिमम, क्योंकि हमें पता है कि जब भी वो ये जो लैम्बडा होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है, और जब भी वो बाहर से बिल्कुल आएगा, अगर वो इनफाइनाइट से अगर वो आ रहा है, ठीक है, अगर वो इनफाइनाइट से अगर वो आ रहा है तो सोचिए ना जरा आप, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, एनर्जी जो होने वाली है वो काफी ज्यादा वो लिबरेट करेगा, यानी काफी ज्यादा वाले फ्रीक्वेंसी, ठीक है, काफी ज्यादा एनर्जी वाले वो रेडिएशंस को एमिट करेगा, जिसमें वेवलेंथ बिल्कुल ही कम होगी। यानी अगर वो यहाँ पे हमें वेवलेंथ मिनिमम पूछ ले, तो मिनिमम वेवलेंथ तो कितनी हो सकती है कि अगर वो इनफाइनाइट से अगर सेकंड में आए तो ये हाईएस्ट एनर्जी गैप होगा, ठीक है, हाईएस्ट अगर एनर्जी गैप होगा तो इसमें जो रेडिएशन एमिट करने वाले हाईएस्ट एनर्जी के रेडिएशन होने वाली है, इसमें जो वेवलेंथ एसोसिएट होगी वो मिनिमम वेवलेंथ एसोसिएट होगी, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, बाउमर सीरीज में 1/लैम्बडा इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि कोई भी उसका यहाँ पे राइट पर कांस्टेंट है, कोई भी उसका वो z जो भी एटम का होगा वो ले लीजिए जरा, अभी हम z स्क्वायर पुट कर देते हैं, और यहाँ पे 1/n1 स्क्वायर, ठीक है, और -1/n2 स्क्वायर, यानी इसको हम इस तरह से करेंगे कि बामर में आ रहा है तो 1/2 स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से, अब ये वाला टर्म तो हो जाएगा 0, बस, तो यही होगा, ठीक है, उसका मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बिल्कुल उल्टा होगा, अगर यहाँ पे हमें मैक्सिमम पूछ लेते हैं तो मैक्सिमम बिल्कुल ही उल्टा होने वाला है, क्योंकि अगर वो सेकेंड शेल में लौट के अगर सेकेंड शेल में आता है तो मैक्सिमम वेवलेंथ, जितना कम एनर्जी गैप होगा उतना ही मैक्सिमम, जितना कम एनर्जी गैप वो जंप करेगा उतना ही कम एनर्जी का रेडिएशन निकलेंगे और उतना ही वेवलेंथ उसका ज्यादा होगा। तो बामर सीरीज में सबसे से ज्यादा वेवलेंथ कौन सी निकल सकती है, तो जब वो थर्ड से सेकंड में जाएगा ये सबसे कम एनर्जी गैप वाला डिस्टेंस होगा, इसको वो जब वो कवर करके रेडिएशंस को बाहर निकालेगा तो सबसे कम एनर्जी वाले रेडिएशंस निकलेंगे जिनका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने वाला है, यानी बामर सीरीज में लैम्बडा मैक्स क्या हो सकता है। तो बस आपको यहाँ पे जो आप लिख रहे थे 1/लैम्बडा इज इक्वल्स टू r इंटू जेड स्क्वायर इंटू कहाँ से कहाँ तक का रेडिएशन होगा, तो यहाँ पे होने वाला है, सेकंड में तो वो आ ही रहा है लेकिन इस बार थर्ड से आएगा, तो ये जो होगी वो होगी लैम्बडा मैक्स। तो आपको कभी कभार ऐसे पूछ लेगा लैम्बडा मिनिमम फॉर बाउमर सीरीज बताए, लैम्बडा मैक्सिमम फॉर बाउमर सीरीज, लैम्बडा मिनिमम फॉर लाइमन सीरीज, लैम्बडा मैक्सिमम फॉर ब्रैकेट सीरीज, तो आपको ये सीरीज पता होनी चाहिए, उनके सीरीज में मैक्सिमम या मिनिमम कौन से होने वाले। अगर लाइमन की बात कर ली जाए यहाँ पे तो सेम चीज होगी,
लेकिन वन की जगह पे 2 की जगह पे यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि लाइमन सीरीज में 1 फर्स्ट शेल की बात करते हैं हम। ठीक है, ऐसे ही हम पूरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पे है, तीनों क्वेश्चंस को जरा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में है कि लैम्बडा फॉर थर्ड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास्चन सीरीज का उन्होंने थर्ड स्टेट नहीं बोला, थर्ड लाइन बोला है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि द स्पेक्ट्रल लाइंस लिख लेंगे पास्चन सीरीज में से, उसमें से थर्ड लाइन का वेवलेंथ वो जरा बताइए। ठीक है, तो थर्ड लाइन में जो भी ट्रांजिशन होगा उसमें जितनी एनर्जी लगी होगी उसके ऊपर से हम उसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर पाएंगे। एटम कौन सा है? हीलियम प्लस आयन गिवन है। अब जरा देखिए, थर्ड लाइन पूछा है किसका? पास्चन सीरीज का। तो फर्स्ट लाइन तो क्या हो सकता है? पास्चन सीरीज जो होती है वो फोर्थ के वो थर्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो थर्ड के हिसाब से होती है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स लौटते हैं थर्ड शेल में। तो फर्स्ट लाइन तो ये हो सकती है कि या तो वो जो है फोर्थ से थर्ड में है। सेकेंड लाइन हो सकती है फिफ्थ से थर्ड में। देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चलेंगे। अगर लाइन के बारे में पूछ ले तो ये वाला ट्रांजिशन होने वाला है। सिक्स से थर्ड में आएगा वो उसका होगा थर्ड लाइन। यहाँ पे कितना एनर्जी उसको लगेगा तो जरा फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे R इंटू जेड स्क्वायर हमें पता है, यहाँ आएगा 4, 1 थर्ड में आने वाला है। कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। ढूंढ लीजिए कितनी वेवलेंथ होगी, यहाँ से हमें मिल जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से भी क्वेश्चन अगर आपको पूछ ले, अगर आप ऐसे पूछ लेगा तो फिर पागल ही हो जाओगे यार, आपको समझ में ही नहीं आएगा आप क्या किया जाए इसमें। यहाँ पे आपको पूछा है सीरीज लिमिट फॉर लाइमन सीरीज वेवलेंथ गिवन है 912 एंगस्ट्रॉम, और पूछा है कि फॉर बामर सीरीज बताइए सीरीज लिमिट क्या होगी बामर सीरीज के लिए। और हाइड्रोजन एटम के लिए सब कुछ पूछा है। यानी सीरीज लिमिट फॉर लाइमन सीरीज गिवन है और सीरीज लिमिट फॉर बामर सीरीज बतानी है। ठीक है, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। अब सीरीज लिमिट यानी मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये चीज पे ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऐसा पूछ ले तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सीरीज लिमिट पूछा है, सीरीज लिमिट। ठीक है, यानी उस सीरीज का लिमिट पूछा है, तो यानी वो इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पे वो मैक्सिमम लैम्बडा मैक्सिमम के बारे में, वो लैम्बडा मैक्सिमम या मिनिमम है? नहीं, सीरीज लिमिट है ना, यानी वो इनफाइनाइट से आएगा, तो इसका एसोसिएट तो लैम्बडा मिनिमम होगा। ठीक है, क्योंकि सीरीज लिमिट तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट से अगर वो लौटेगा तो लैम्बडा मिनिमम होगा। क्योंकि हमें पता है कि जब वो इनफाइनाइट से आता है तो हाईएस्ट एनर्जी के रेडिएशन वो एमिट करता है। ठीक है, तो सीरीज लिमिट यानी ये समझ लेना इनफाइनाइट के बारे में बात कर रहा है। शायद अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। लाइमन सीरीज 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू आर इंटू जेड, क्या है? 1 है, तो कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे लाइमन सीरीज यानी 1 होगा, 1 का स्क्वायर माइनस कहाँ से आ रहा है? इनफाइनाइट, ये टर्म तो 0 हो जाएगा और ये तो 1 ही रहेगा। यानी 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू आर। लैम्बडा 1 बाय आर, लैम्बडा यहाँ से ढूंढ लो। ठीक है, और इसको हम बामर सीरीज हमें ढूंढना है ना, क्योंकि लैम्बडा तो हमें बताया गया है, ये हमें पता है। ठीक है, 1 बाय आर, इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 1 बाय आर 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब जरा इसको ही जरा यहाँ पे आप देखें, बामर सीरीज के लिए हमें जानना है। अगर ये ना भी कहते तो भी चलता ना, ये फालतू में हमने इसका कर लिया।
चले ठीक है ना, कोई मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बामर सीरीज के लिए अगर हम देख लेते हैं 1/λ इज इक्वल्स टू आर इंटू, यहाँ पे 2 की बात हो रही है, 1/इनफाइनाइट, तो ये तो हो जाएगा 0। 1/λ इज इक्वल्स टू r/4। ठीक है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4/r। 1/r तो पता है, यानी 4 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम, ये हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अब आखिरी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इसमें से कुछ ऐसा भी क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आई होप मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, फिर आपको कंसेप्ट अगर आता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन बोहर सीरीज ऑफ लाइंस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड, चल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बोहर सीरीज ऑफ लाइंस, बोहर नहीं बामर सीरीज होगी। यार सिंपल सा क्वेश्चन है यार, या तो आप आराम से कर दोगे। बामर सीरीज के बारे में बोला गया है, इन बामर सीरीज यानी, और किसके लिए, ऑफ लाइंस फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये मैंने चीज आपको ऑलरेडी करवा दी है, वही क्वेश्चन में आ गया, देखा अभी। इसलिए बोलता हूँ कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। थर्ड लाइन पूछा है, थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड, अब देखिए ये भी बोल दिया है फ्रॉम द रेड एंड, फ्रॉम द रेड एंड करस्पॉन्ड्स टू, इसका आप जरा सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, मैं वेट करता हूँ। ठीक, इसको सॉल्व कर, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है, जरा सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। हाइड्रोजन एटम के बारे में बात की है, और जो विबग्योर जो होता है, ठीक है, बामर सीरीज है, जरा ध्यान रखिए, यानी विजिबल स्पेक्ट्रम क्या बनता है, विबग्योर बनता है, और उसमें रेड एंड से थर्ड लाइन के बारे में बात की है। अब मैं ऑप्शंस भी दे देता हूँ, यहाँ पे आपको पूछा गया क्या है कि कौन सा वाला इसमें जो है ट्रांजिशन होगा, थर्ड से सेकंड का होगा, फिफ्थ से सेकंड का होगा, फोर्थ से फर्स्ट का होगा, या सेकंड से फिफ्थ का होगा। ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो जाएगा भाई, देखो जरा, ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। ठीक है, एमिट करेगा रेडिएशंस वो, ठीक है, सेकंड में आएगा, तो ये दो में से कोई एक होने वाला है। ठीक है, अब जरा आप सोचें, जरा इस पे ना गौर कीजिए आप करें, मैं वेट करता हूँ। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली है आज, इसीलिए फिर आने वाली क्लास से हम बॉन्डिंग शुरू करेंगे अपना। क्वेश्चंस आपको मैं थोड़ा और भी है जो मैं आपको ग्रुप पे, उस टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप कहीं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप क्वेश्चंस करते रहे। अगर ज्यादा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे और इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर एक वीडियो लेक्चर बना देंगे उसके ऊपर। और इसके अलावा जो है, आप अगर कुछ क्वेरीज है तो वो ग्रुप पे आप पोस्ट करते रहिएगा। ठीक है, ग्रुप पे आप क्वेश्चंस पूछते रहिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी बातें। आई होप ये समझ में आ गया होगा। कर दो, कर देते हैं, सॉल्यूशन ले ले। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है। हार्ड तो तब होता है जब इन दोनों ऑप्शन को भी बढ़िया सा वो घुमा घुमा के देते हैं। ठीक है, तब वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। इसको अगर आप देख ले, अगर इसको आप कर रहे हैं 6 से 2 और इसको कर रहे हैं 7 से 2, तो और भी बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। अब क्या करूं मैं, देखिए विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है ना, वो क्या होता है, विबग्योर होता है। यहाँ पे रेड की जो एनर्जी होती है ना, वो सबसे कम होती है, सबसे लोएस्ट एनर्जी रेड वाले की होती है, यानी इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और हमें क्या पूछा गया है कि थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड, थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड, और एनर्जी रेड की सबसे कम होती है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन क्या होने वाली है, फर्स्ट लाइन जो होती है वो 3 से 2 होती है। फिर जो होती है हमें पता है कि 4 से 2 होती है, सेकेंड लाइन होती है।
और फिफ्थ से 2 होती है, थर्ड लाइन होती है। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी जो होता है ना वो सॉरी सबसे लोएस्ट एनर्जी का जो होता है ना वो फर्स्ट लाइन होता है, ठीक है। और रेड एंड से थर्ड लाइन पूछी गई थी, ठीक है। तो रेड एंड ही सबसे एनर्जी कम है, यानी रेड एंड वाला जो होने वाला है यही फर्स्ट लाइन होने वाला है, ठीक है। ये सेकंड लाइन होने वाला है और ये थर्ड लाइन होने वाला है, ठीक है। तो ये जो थर्ड लाइन होगा इस साइड से, ठीक है, यहाँ से आपको थर्ड पूछा गया था, थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड करस्पॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे रेड एंड के साइड से थर्ड लाइन आपको पूछा गया, यानी ये वाला होने वाला है। तो इक्वल होगा थर्ड लाइन, 5 to 2 ही होगा, ऑब्वियसली बी ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया जाए कि वायोलेट के साइड से थर्ड लाइन के बारे में आप बताइए, तो ये होगा फर्स्ट लाइन, ये होगा सेकंड लाइन, ये होगा थर्ड लाइन, ये होगा फोर्थ लाइन, ये होगा फिफ्थ लाइन। तो वायोलेट के साइड से थर्ड लाइन जो होगा वो एक्चुअल में फिफ्थ लाइन होगा। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कर दिया जाए तो क्या होगा, 6 से 2 और 7 से 2, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, 7 से 2। लेकिन यहाँ पे रेड एंड से बोला है, तो रेड एंड से जो ये वाला थर्ड लाइन ही उसका थर्ड लाइन होने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सा 5 से 2 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज के जितना कंसेप्ट समझोगे अच्छे से उतना क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक जो होने वाला है आपका केमिकल बॉन्डिंग, बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आऊंगा। बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही बढ़िया वाली केमिकल बॉन्डिंग होने वाली है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त होगी। आपने बन रही है बस हमारे साथ ऑन फिजिकल एकेडमी, ठीक है। और यहीं पे हमारा आपका सारा का सारा सिलेबस भी कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। हम आपके साथ हैं, आईआईटी तो जरूर जाएंगे भैया, ठीक है। ओके, गुड लक एंड गुड नाइट, टेक केयर, सी यू लेटर इन द क्लास ऑफ केमिकल बॉन्डिंग।